आज व्यू 360 में पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की असेंबली, क्या एप्पल और सैमसंग के फ़ोन भी पाकिस्तान में बन पाएंगे? सैमसंग इज़ वेरी सीरियस टू कम टू पाकिस्तान। हम समझते हैं कि अगर सैमसंग आ जाएगा तो उसको फॉलो करते करते आईफोन भी पीछे पीछे आएगा। भारत में कोरोना से मुतालिक लॉकडाउन में नरमी वबाई बहरान को वापस ला सकती है, माहिरीन सेहत की वार्निंग। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो फिर जगह पे कोई भी मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता। और सानिया सईद कहती हैं कि 40 साल की उम्र के बाद पाकिस्तानी खवातीन की कोई ज़िंदगी नहीं। बियॉन्ड 40 खवातीन की कोई ज़िंदगी हम समझते हैं कि नहीं होती। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ एरम अब्बासी। पाकिस्तान के वफाकी बजट में आईटी और टेलीकॉम के शोबे की तरक्की के लिए 9 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान आईटी के शोबे में फ़िलहाल खासा पीछे है, मगर आगे बढ़ने के मौके कम नहीं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असम्बलिंग की दुनिया में उसने कदम रख दिया है। लाहौर की एक कंपनी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए लाखों स्मार्टफ़ोन पाकिस्तान में तैयार कर रही है, जो मुकामी मार्केट्स में ही फ़रोख्त होते हैं। नवीद नसीम हमें इस कारखाने में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मोबाइल के प्रोडक्शन करते हैं, मोबाइल की असम्बलिंग करते हैं, उसके स्पेयर पार्ट आते हैं, उनको हम लोग मोबाइल्स में जोड़ते हैं। दैन उसको हम लोग फिनिश लाइन में लेकर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है चेक करते हैं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, फिर हम इसे मार्केट में भेज देते हैं सेल होने के लिए। हम जो इस वक्त सबसे सस्ता मोबाइल बना रहे हैं वो 7,300 रुपये का, और उसके फीचर इट्स स्मार्टफोन, इट्स एंड्रॉयड बेस्ड, 1 GB एंड 8 GB, और इवन इसके अंदर फेस रिकग्निशन भी है, जो इंटरनेशनल टॉप ब्रांड्स के बड़े हाई एंड मॉडल्स में होती है। मार्केट देखते हुए, मेड इन पाकिस्तान विजन देखते हुए, जब जून 2020 में गवर्नमेंट ने ये विजन दिया और इसकी पॉलिसी फाइनल बनाई, तो हमने उसके बाद से इस पर काम शुरू कर दिया। और इस वक्त एयरलिंक 4 मोबाइल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, जिसमें ट्रांशियन ग्रुप का टेक्नो और आईटेल है, और TCL एंड अल्काटेल, ये 4 ब्रांड्स इस वक्त हम बना रहे हैं। इस वक्त हम सालाना 6 मिलियन फ़ोन बना रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि 4G से 5G और ये सारा आईटी का एरा चल रहा है, तो इस वक्त वो पाकिस्तान की लोकल डिमांड भी काफ़ी है। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से मोबाइल की मांग में बहुत इजाफा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि लोगों को ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हुई, लोगों के ऑनलाइन ऑफिसेज शुरू हुए। इसी तरह स्कूल की आप देखते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। बहुत छोटे छोटे शहरों में ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, और वो स्मार्टफोन के अलावा मुमकिन नहीं है। हुकूमत की तरफ से विदहोल्डिंग टैक्स और बाकी टैक्सेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो करने की वजह से तमाम कंपनियों का रुझान पाकिस्तान में हो गया। सैमसंग और एप्पल भारत में बिल्कुल अपनी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन सैमसंग पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है, एंड सैमसंग इज़ वेरी सीरियस टू कम टू पाकिस्तान। हम समझते हैं कि अगर सैमसंग आ जाएगा तो उसको फॉलो करते करते आईफोन भी पीछे पीछे आएगा, बट इट विल टेक टाइम। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अली, जो कि CEO हैं ऑनलाइन बॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के। वेलकम टू व्यू 360। मोहसिन, ये बताइए कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की असेंबली मकामी टेक इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखती है? जी, इट्स इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजी। So I'll like to share few stats. पाकिस्तान में 165 मिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, जो कि एनुअली ग्रो कर रहे हैं विद 5 to 6%. इंटरनेट यूजर्स अराउंड 77 मिलियन, और उनकी ग्रोथ इज मोर देन 15% अप्रॉक्सीमेटली। बहुत अरसे से वेट था पाकिस्तान में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन को स्टार्ट करने के। आई अप्रिशिएट इस गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और लोकल इंडस्ट्री में मोबाइल के लिए कुछ पॉलिसी बनाई, एंड हम देख रहे हैं इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट। सैमसंग, लोकल मोबाइल
few Chinese operators, manufacturers, they are planning और वो यहाँ पे अपना सेटअप कर रहे हैं. I think it's a big step for the industry. लॉन्ग टर्म में इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. मोहसिन ये बताइए मोहसिन ये बताइए कि आईटी सेक्टर के लिए जो बजट रखा गया है, आपको लगता है कि वो काफ़ी है और उसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? काफी फोकस रखा है इस दफा गवर्नमेंट ने आईटी के ऊपर. ओवरऑल इट लुक्स प्रॉमिसिंग, बट आई थिंक अभी काफी सारे और एरियाज के ऊपर काम करने की जरूरत है. आईटी एक्सपोर्ट जो कि $1 बिलियन से ऊपर बढ़ चुकी है, उसको डबल इनटू 3x कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ और मराद देनी होगी, लोकल इंडस्ट्री को कुछ इनकम टैक्स में छूट देनी होगी. रिसेंटली गवर्नमेंट कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन बनाने की बात कर रही है. आई थिंक दिस इज अ गुड मूव. इट विल हेल्प. कुछ फर्दर टैक्सेशन की छूट भी दी जा रही है, बट आई थिंक इट्स नॉट मोर देन एनफ. गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स भी लेने होंगे, स्पेशली फॉर द HR स्किल को इनहांस करने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. हम अपने मोहसिन ये बताइएगा कि खित्ते के चंद दूसरे मुल्क पहले ही आईटी सेक्टर में मौजूद मौक़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं. पाकिस्तान इस गेम में कुछ देर से लगता है कि शामिल हो रहा है. आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुकाबला कितना सख्त है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका. आई थिंक अगेन कुछ स्टैट्स. पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, 60% इज इन द रेंज ऑफ 15 to 29 years old. So that is a huge human resource which we are talking about. That is a big edge. अगर हम ठीक तरीके से इन लोगों को यूज़ कर सकें, इनकी स्किल डेवलप कर सकें, पाकिस्तान एक सस्ता रिसोर्स और क्वालिटी रिसोर्स मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकता है. एंड दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. इन एडिशन टू दैट, इंग्लिश लिटरेट रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास इस टाइम आईटी स्किल्स के ऊपर काम कर रही हैं, विच इज़ एन एडिशनल एडवांटेज. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक रखे और उनमें एक continuation ho, it will definitely help us. It will be challenging, but I think we are ready to cope this situation. ये बताइए कि पाकिस्तान में कई बार मकबूल ऐप्स को बंद किया गया है, जिससे मकामी टेक इंडस्ट्री का कहना है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी के मंसूबों को नुकसान पहुंचा है. तो पाकिस्तान में जब ये पॉलिसीज़ सरकारी सतह पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ इस तरह की इंडस्ट्री कैसे फलाह बहबूद और कैसे आगे बढ़ सकती है? आई थिंक इसको दोनों चीज़ों को हमें देखना होगा, दोनों एंगल्स को देखना होगा. एक एंगल ऑब्वियसली इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हाउ एवर गवर्नमेंट को भी कुछ एरियाज में फोकस करना होता है. आप किसी भी कंट्री को देखें, सोशल मीडिया हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड सम नेगेटिव इम्पैक्ट. एंड गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी. आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेयर अप. दे आर फोकसिंग कि जितने भी ग्लोबल ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो सोशल मीडिया में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, दे शुड हैव देयर सेटअप्स लोकली. आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया टू फोकस. अगर पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऐप्स को बंद करते जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर वाली ऐप्स को बंद करते रहेगी गवर्नमेंट, इट विल हैव सम इम्पैक्ट. हाउएवर पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लोकल इंटरनेशनल दोनों को फ़ायदा हो. कुछ ऑफिसेज खोलने से ऑब्वियसली इट विल हेल्प द लोकल, जहाँ पे लोकल पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सकेंगी. बट एक कंटिन्यूशन होनी चाहिए पॉलिसी में. किसी भी ऐप को किसी भी टाइम पे बंद कर देने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है एंड इन मैनी मैनर्स. लोग डर जाते हैं और पाकिस्तान को एक फियर फ्री इकोनॉमी की जरूरत है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स बाहर से आए और इन्वेस्ट कर सकें. मोहसिन, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. प्रोग्राम में आगे चलकर आपको मिलवाएंगे मारूफ अदाकारा सानिया सईद से. दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी. facebook.com/VOA उर्दू पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa. अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का. ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर.
भारत में नई दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में कोरोना केसेस नीचे आने से मामूल की सरगर्मियां बहाल हुई हैं, जिससे कारोबारी अफराद और आम शहरियों की ज़िंदगी में किसी तरह का सुख का सांस लिया गया है। लेकिन एक नई लहर का ख़तरा अभी भी टला नहीं है, जबकि ब्लैक फंगस नामी बीमारी ने तिब्बी निज़ाम के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गोलू को मार दिया उनने। किसी की औलाद ऑक्सीजन दिए, सबको दिया, पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया मेरी औलाद को। पेशेंट ले लिया, मेरा लड़का को मार दिया। 25 साल का लड़का था मेरा बेटा। एक ही औलाद मेरे थे भैया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। किसी के वालिदैन माय मदर सैचुरेशन स्टार्टेड ड्रॉपिंग। मेरी वालदा का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। जब ये हुआ तो हमें उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना था, लेकिन 3 दिन तक दिल्ली में कोई अस्पताल खाली नहीं था। बहुत मुश्किल से गंगाराम के ICU में बेड मिला, लेकिन फिर हमें उनके लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो आखिरकार 1 मई को हमने उन्हें खो दिया। नॉट फाइंड एन एम्बुलेंस टू शिफ्ट हर। तो किसी के भाई बहन या कोई और रिश्तेदार। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली, 2 करोड़ 90 लाख लोगों को बीमार किया और उनसे जुड़े करोड़ों खानदानों को मुतासिर किया। 25 सालों से मेडिसिन के पेशे से वाबस्ता डॉक्टर शरद माथुर के मुशाहिदे के मुताबिक वबा के वायरस ने हर तबके और नस्ल के लोगों को मुतासिर किया। लेकिन कोविड की दूसरी लहर में एक फ़र्क ज़रूर था। पेशेंट इस बार ओल्ड कम थे, यंग ज़्यादा थे। दूसरा कोई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप नहीं था। गरीब लोग भी उतने अफेक्टेड थे जितने अमीर लोग थे। डॉक्टर शरद कहते हैं कि दूसरी लहर में बीमार होने वाले मरीजों की हालत बिगड़ने में पहली लहर के मुकाबले में कम वक्त लग रहा था। लिहाजा डॉक्टर्स को भी अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ी और अभी कोरोना के केसेस उरूज पर थे कि सेहतयाब होने वालों में ब्लैक फंगस की खतरनाक बीमारी के केसेस आने लगे। ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है, हमें सालों से इसको देखते आए हैं। क्योंकि कोविड-19 पेशेंट को कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई होती है और उसके अलावा उसको डायबिटीज होती है। डायबिटीज के अलावा उसको फिर शुगर के साथ स्टेरॉइड मिलते हैं और ये 3 चीजें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस फंगस की ग्रोथ के लिए। ताहम इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के मुताबिक अब तक मुल्क की 29 स्टेट से म्यूकरमाइकोसिस के 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 86% कोविड से रिकवर होने वालों को हुए। इस बीमारी से मौत की शरह ऊंची होने के साथ वक्त पर इलाज ना मिलने की सूरत में बिनाइक होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। भारतीय हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि ब्लैक फंगस इस वक्त सेहत के शोबे पर शदीद दबाव का बाइस है, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो फिर जगह पे कोई भी मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता, फिर उस जगह को पूरा सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है कट करके। कई हफ्तों की सख्त तनकीद और हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 जून से वैक्सीनेशन प्रोग्राम रियासतों से मरकजी हुकूमत के हाथ में लेने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब कोरोना के केसेस में कमी के बाद बड़े भारतीय शहरों ने लॉकडाउन और पाबंदियों में नरमी शुरू कर दी है। हमारे रोजगार का नुकसान हो रहा था और हम कोरोना वायरस के खौफ में रह रहे थे, तो यकीनन मार्केट का हर एक ताजिर बहुत खुश है। सेहत के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जिंदगी को मामूल की जानिब लाने में जल्दबाजी से कोविड के केसेस फिर से बढ़ सकते हैं और वैक्सीनेशन की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भावन गोस्वामी, दिल्ली। और अब लाइव 360। अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में फाइज़र की कोविड वैक्सीन के तजर्बात का आगाज़ हो चुका है। मोना काजिम शाह बता रही हैं कि जहां बहुत से वालिदैन बच्चों के लिए हालात मामूल पर लाने की कोशिश में इन तजर्बात में उन्हें शामिल कर रहे हैं, वहीं वो भी हैं जो कि इस वैक्सीन को दिलाने के लिए अभी तैयार नहीं। 7 साल रसल ब्राइट और उनके 5 साल के भाई टकर दोनों रियासत लुइजियाना के शहर न्यू ऑरलिन्स में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स में शामिल हैं। इन ट्रायल्स का मकसद ये पता लगाना है कि आया फाइजर की कोरोना वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए महफूज है या नहीं। ट्रायल्स में कुछ बच्चों को असल वैक्सीन लगाई जाती है और कुछ को प्लेसिबो का टीका। प्लेसिबो यानी बेअसर दवा दिए जाने का मकसद तजुर्बा करने वालों को असल दवा की अफादियत का अंदाज़ा लगाने में मदद देना है। ताहम बच्चों और उनके वालिदैन को
6 महीने तक ये मालूम नहीं होगा कि उनके बच्चे को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई थी या फिर प्लेसिबो। जिन बच्चों को प्लेसिबो लगाई गई थी वो तजुर्बात खत्म होने पर कोविड की वैक्सीन लगवा सकेंगे। रसल इस ट्रायल में हिस्सा लेने पर पुरजोश हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल सकूं। मैं और मेरी अहलिया दोनों समझते हैं कि वैक्सीन ही कोविड से निजात का वाहिद जरिया है। तो जब हमें ये मौका मिला तो हमने फौरन अपने बच्चों को इस मुताले का हिस्सा बनाया ताकि न सिर्फ इसे दूसरे बच्चों के लिए महफूज बनाया जा सके बल्कि इस तरह हमारे बच्चों को भी वैक्सीन जल्द से जल्द लग सके। लेकिन बहुत से अमरीकी वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को इस तजुर्बे के कामयाब हो जाने के बाद भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं। इस सिलसिले में इंडियाना यूनिवर्सिटी की उस्ताद जेसिका कैलार्को ने 64 खवातीन का सर्वे किया। सर्वे में हमें पता चला कि वैक्सीन लगवाने में झिझक की एक बड़ी वजह वालिदैन खास तौर पर माओं पर बच्चों को वैक्सीन लगवाने और उन्हें महफूज रखने के बारे में माशरती दबाव है। इस दबाव की वजह से माएँ अक्सर सोशल मीडिया से कोविड वैक्सीन से मुतालिक गलत मालूमात का शिकार हो जाती हैं और इसे अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह समझती हैं। मगर एडम उसके बरक्स सोचते हैं। हम इस वैक्सीन के असरात बालिगान पर देख चुके हैं। मैं और मेरी अहलिया भी वैक्सीन ले चुके हैं। इसके अलावा हम बड़े बच्चों पर भी इसके असरात देख चुके हैं, तो मेरे इस बारे में कोई खास तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। डॉक्टर विपुल देसाई मुतादी अमराज के माहिर हैं। उनके मुताबिक बच्चे यूं तो कोविड से बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, मगर जरासीम दूसरों में मुंतकिल ज़रूर कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वैक्सीन देना ज़रूरी है। यकीनन बच्चों में अमवात की शरह इससे कहीं कम रही है जो हमने बड़ों में देखी, लेकिन बच्चों में भी 300 से कुछ ज्यादा अमवात हो चुकी और उन बच्चों में मौत का इम्कान ज्यादा था जो पहले से बीमार थे और बार बार स्कूल से छुट्टियां कर रहे थे। अब तक के तजुर्बात में फाइजर की वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों में बहुत मौसर साबित हुई है, जबकि 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों से मुताल्लिक नताइज अगले चंद माह में मुतवक्को हैं। जेसन हेल्पन का 5 साला बेटा कलील चौधरी हेल्पन भी फाइजर वैक्सीन के ट्रायल्स में शरीक है। आप जानते हैं कि हम सब हमारी तमाम कम्युनिटी किन हालात से गुजरी है, मगर अब हमारे पास महफूज जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन है जो तमाम कम्युनिटी के लिए मदद करती है और हमारे ख़ानदान के उन लोगों की भी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है। तो हमारे बच्चों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। अमेरिका में अगला तालीमी साल सितंबर से शुरू होगा। छोटे बच्चों पर वैक्सीन के तजुर्बात के नताइज से यह अंदाज़ा लगाने में भी मदद मिलेगी कि स्कूल का नया साल किस हद तक मामूल के मुताबिक होगा। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, ह्यूस्टन, टेक्सास। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पनाहगज़ीनों का आलमी दिन 20 जून को मनाया जाता है। पीर को इसी मौजू पर हम आपके लिए एक ख़ुसूसी शो लेकर आएंगे। देखते हैं शो में शामिल एक रिपोर्ट की एक झलक। लोग बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार कमा रही है। यहाँ पे जो ख़वातीन मेरे पास आती हैं उनको बेसिकली सबसे ज़्यादा तालीम की कमी, आगाही, शऊर नहीं है।
फैसला किया कि इसे गैर मुनाफे बख्श इदारे में बदल दूँ और इसे पनाह गुज़ीन ख़वातीन के लिए खिदमात मुहैया करने वाले इदारे के तौर पर ढाल रही हूँ। पनाहगज़ीनों से मुतालिक अहम और मालूमाती रिपोर्ट्स पर मबनी हमारा खुसूसी शो देखिएगा पीर को। सानिया सईद हमेशा से अपने मुनफरिद किरदारों और जानदार अदाकारी की वजह से नाजरीन में मकबूल रही हैं। उन्होंने टीवी पर पहला ड्रामा 32 साल कबल किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका के उमैर अलवी के साथ इंटरव्यू में सानिया ने अदाकारी के अपने तवील सफ़र, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की सूरत हाल और दोस्ताना माहौल में साथी अदाकारों के साथ काम करने के हवाले से बात की है। आइए देखते हैं। बियॉन्ड 40 ख़वातीन की कोई ज़िंदगी हम समझते हैं कि नहीं होती। हाँ, आई थिंक 80s का क्राफ्ट और 2000s की सोच का बहुत ही खूबसूरत इम्तजाज है एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीगुल। आपको हाजरा पे सिर्फ इसलिए हैरत हो रही है क्योंकि वो चीखी चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, उसने वो नहीं किया जो आप समझते हैं कि उसको करना चाहिए था। एक तो फिल्म ऑफ़र होनी चाहिए आपको, पहली बात। मैं वैसे बहुत एक्टिंग का शौक़ कुछ ख़ास नहीं रखती, मुझे वो आदमी अच्छा लगना चाहिए जो मैं प्ले कर रही हूँ। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट एक्चुअली गोज़ टू बीगुल। अच्छा, जो एक ऑडियंस के दिमाग में एक चीज़ आ रही रकीब से देख के कि इसमें रकीब कौन है? आप भी रकीब हैं, नुमान एजाज का कैरेक्टर भी रकीब है, जो रफ़ीक अली का कैरेक्टर वो भी रकीब है और सकीना भी रकीब है। तो असल में बेसिकली रकीब से में है कौन रकीब? सब जिनका आपने नाम लिया, सब रकीब है। और आप इतनी सीधी कैसे? मतलब एक आदमी के घर उसकी बात सही है बेटी की कि रात को एक उसकी साबका महबूबा आ जाती है और चिल, कोई मसला नहीं, कैसे? हम सब अपने एक्सपीरियंस से ज़िंदगी के अलग अलग चीज़ें अख्ज़ करते हैं ना, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। ये उम्मीद करना कि हर आदमी हर बात, हर इवेंट, हर इमोशन को वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसा आपके लिए फेमिलियर है, थोड़ी सी ज़्यादती है इंसानों के साथ। और ये हमारे ड्रामे ने बहुत ज़्यादा किया। ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा है तो उसको ऐसे करना चाहिए। आपको हाजरा पे सिर्फ इसलिए हैरत हो रही है क्योंकि वो चीखी चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, उसने वो नहीं किया जो आप समझते हैं कि उसको करना चाहिए था। जैसे कि इस रिश्ते में होना ही चाहिए। ये क्या चीज़ होती है? ऐसा क्या होता है जो किसी रिश्ते में होना ही चाहिए? आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि हम समझें कि हर इंसान वैसे रिएक्ट करे जैसे हम ठीक समझते हैं। हाजरा की अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं, उसकी अपनी लर्निंग्स हैं, उसका अपना रिलेशनशिप है अपने शौहर, अपने घर के साथ, अपनी बच्ची के साथ। उसको नहीं कर रही ये बात बॉदर। आपको क्यों बॉदर कर रही है ये बात कि उसको ये बात बॉदर नहीं कर रही? सी, दैट इज़ द जॉब ऑफ ड्रामा, दैट इज़ द जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो टेलीविज़न की इस सहल पसंद राइटिंग ने आपसे छीन लिया है। वो दोनों आपसे डरते हैं या आप उनसे डरती हैं? हम दोनों एक दूसरे से नहीं डरते। हम क्यों डरेंगे? डरने की क्या बात है? इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम के बारे में। फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इसी के साथ इरम बासी को दीजिए इजाज़त।